हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल आरडी मैथ्स। दिस इज रूपांगी द्विवेदी और आज साइंस का मेटल इन इट्स स्टेट का पार्ट 3 है, जिसमें हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये पार्ट्स ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा कि मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? तो देखिए, मैं अभी बात करती हूँ यहाँ पे एलिमेंट्स के। ये पार्ट्स होते हैं मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। और एलिमेंट आपके क्या होते हैं? जो एटम से मिलके बनते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ एटम्स का यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि एक मिनट, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि कुछ यहाँ पे एटम्स लिख लेती हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कुछ एटम्स आपके सामने लिखे। अब मैं देखती हूँ इनके आउटर मोस्ट सेल में, मीन्स लिथियम में टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बोलते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरीके से बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हम बात करते हैं आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए, लिथियम का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अंदर की सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन। और आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से बेरिलियम जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें बात करनी है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की। तो लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बेरिलियम में आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में 3 होंगे, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, नियोन में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए, आपको ये अच्छे से पता है कि एक जो आपका एटम स्टेबल कब होता है? एटम आपका स्टेबल कब होता है? जब अंदर की सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर की सेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, लिथियम के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये स्टेबल हो सके। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन को इसको दे दे। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा है कि ये क्या करे? अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे। 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे। ठीक है, तो इसी तरीके से बेरिलियम की बात करो तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, क्योंकि या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, या तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। ठीक है, तो जब जब कोई भी एटम आपका इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को देता है, तो वो जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। कैसा हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव चार्ज होता है, तो जब उसने निगेटिव चार्ज दे दिया, इट मीन अब वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और जब कोई एटम आपका इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो आपका निगेटिव चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? निगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे पढ़ना इसलिए जरूरी थी क्योंकि हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की यहीं से शुरुआत करेंगे। तो देखिए, जब तक बात हम करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन तक की, तब तक तो ठीक है, ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या करेगा? ये 5 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है ये 3 इलेक्ट्रॉन को ले ले। ये 3 इलेक्ट्रॉन को ले ले। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। और जिसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब इसे और इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, तो ये क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है या ये ऑलरेडी आपका स्टेबल एटम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन की। ये ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ये इलेक्ट्रॉन आपका लूज भी कर सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन आपका गेन भी कर सकता है, क्योंकि इसके लिए तो बराबर है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले। ठीक है, तो जो ऐसे एटम्स होते हैं जो दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, तो ये आपके बीच की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब देखिए, आपके जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इनको हम बोलते हैं मेटल्स। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, गेन भी करता है, मीन्स जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल मिक्स होता है, वो क्या होते हैं आपके? वो होते हैं आपके मेटलॉइड। ठीक है, ये तो मैंने आपको छोटा सा एक डेफिनेशन बताया। तो मेटल्स के बारे में जो पहली चीज आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है वो ये कि ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इसलिए जो इनके जो आयंस होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। देखिए, एक्सेप्शन यहाँ पे हाइड्रोजन है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन। जैसे आपने क्या लिखा? आपने ये लिखा कि जो हाइड्रोजन है वो भी तो इस कैटेगरी में ही है कि हाइड्रोजन के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1।
ठीक है? तो इसके लिए सेम कंडीशन है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे या ये एक इलेक्ट्रॉन हो दे। तो आप कहेंगे ये तो फिर मेटालॉइड्स में आ गया, नहीं। हाइड्रोजन आपका किसमें आता है? नॉन मेटल की सीरीज में आता है, ये आप याद करें। ठीक है, हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल में लाएगा आता है। तो पहली चीज जो हमने पढ़ी वो ये कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करते हैं मेटल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम देख लेते हैं मेटल्स की, कि मेटल्स की और प्रॉपर्टीज आपके यहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि मेटल्स जो होते हैं आपके शाइनिंग नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? शाइनिंग नेचर। शाइनिंग नेचर क्या होता है? कि इनमें लस्टर की प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे कि आप देखिए, ज्वेलरी बनाई जाती है मेटल से, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर की आपने ज्वेलरी देखी होगी। ठीक है, तो मेटल्स आपके कैसे होते हैं? शाइनिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, ये इनका जो सरफेस होता है वो शाइन करता है। थर्ड प्रॉपर्टी अगर आप मेटल्स की देखें, तो मेटल्स जो होते हैं वो आपके हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? ये कठोर होते हैं। मेटल्स आपके कैसे पाए जाते हैं? मेटल्स की अगर आप प्रॉपर्टी की बात देखें तो मेटल्स आपके हार्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन इस हार्डनेस में एक एक्सेप्शन भी है। इस हार्डनेस में एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या है? जैसे कि लिथियम। पहला एक्सेप्शन क्या है आपका? लिथियम। नेक्स्ट, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम। ये कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे याद रखिए। पोटेशियम और सोडियम तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। ये जितने मैंने अभी आपको एक्सेप्शन लिखे हैं, मैग्नीशियम मतलब Mg, सोडियम मतलब Na, ठीक है, पोटेशियम मतलब K, लिथियम मतलब Li। ठीक है, ये जितने भी एटम्स मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं, ये एक्सट्रीमली क्या होते हैं? ये एक्सट्रीमली आपके सॉफ्ट होते हैं, और आप इन्हें नाइफ से क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि अपने चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया क्या? मैंने ये बताया कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि सोडियम, देखो सोडियम क्या है? सोडियम एक मेटल है, लेकिन आप उसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं, तो फिर ये कैसा हार्ड नेचर हुआ? ठीक है, तो ये इसके एक्सेप्शंस है कि मेटल्स आपके हार्ड होते हैं, लेकिन ये जो आपके चार मेटल्स हैं ये कैसे होते हैं? ये आपके सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इसी तरीके से मेटल्स की और देखी जाती है, वो क्या होती है? कि मेटल्स जो आपके होते हैं वो आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। मेटल्स आपके क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। लेकिन एक मेटल आपका ऐसा है जो लिक्विड होता है, वो कौन सा? मरकरी। क्या? मरकरी आपका एक मेटल है, लेकिन ये कैसा होता है? ये आपका लिक्विड होता है। कैसा होता है? लिक्विड होता है। तो ये एक्सेप्शंस आपको यहाँ पे याद करना बहुत जरूरी है। पांचवी प्रॉपर्टी मेटल्स की जो है वो है आपकी मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या होता है? मेलिबिलिटी होता है कि किसी भी मेटल को जब आप एक हथौड़े से मारते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये मेटल है आपका टेढ़ा मेढ़ा पत्थर जैसा। ठीक है, आप इसको बहुत हथौड़ा मारिए मारिए, और ये एक शीट के फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। एक शीट बन जाती है, प्लेन शीट। ठीक है, तो मेलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप मेटल को एक थिन शीट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किसके अंदर पाई जाती है? ये प्रॉपर्टी आपकी मेटल्स के अंदर पाई जाती है। एग्जाम्पल अगर आप बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, इसकी तो ज्वेलरी बनती है, तो इन्हें ठोक पीट के पतला करना ये बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है। तो मेटल्स के अंदर की प्रॉपर्टी पाई जाती है मेलिबिलिटी की। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और है यहाँ पे, वो है डक्टिलिटी। ठीक है, तो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप लगभग 1 ग्राम सोने से आप लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? वायर। ठीक है, तो डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप मेटल को वायर के फॉर्म में, थिन वायर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेम है गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो देखिए मेलेबिलिटी क्या है? जब इसमें आप क्या करेंगे? शीट के फॉर्म में ठोक ठोक के इसको कन्वर्ट करेंगे। लेकिन डक्टिलिटी क्या है? लंबा वायर आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, वायर के फॉर्म में आप यहाँ पे मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? कि मेटल्स शाइन करते हैं, हार्ड होते हैं, डक्टिलिटी होती है, मेलेबिलिटी होती है। एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे, फिफ्थ प्रॉपर्टी, वो क्या है? कंडक्टिविटी। क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मीन्स मेटल से ही, देखिए अगर देखा जाए तो मेटल से ही आप वायर बनाते हैं, ठीक है, कॉपर के वायर होते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होते हैं, ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो आपके जो कॉपर है, कॉपर एक मेटल है, तो ये जो है ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी को इजिली फ्लो करवा देता है। एल्यूमिनियम के बर्तन हम बनाते हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है, इन बर्तनों में जो खाना होता है अच्छे से पकता है। तो सिल्वर होती है, सिल्वर, तो इन सारी चीजों को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये आपकी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि सारे मेटल्स तो आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन जो आपका लीड, ठीक है, जो लीड और मरकरी है, वो आपका कैसा होता है, वो आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। मैंने बोला कि मेटल सारे गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन लीड तो एक मेटल है, लेकिन फिर भी ये क्या है, बैड कंडक्टर। हमने कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस पढ़े हुए हैं, वो ज्यादा जरूरी है, जैसे कि सारे मेटल्स आपके हार्ड होते हैं, लेकिन जो आपका मरकरी होता है, ये क्या होता है, ये आपका लिक्विड में पाया जाता है। सारे मेटल्स आपके हार्ड होते हैं, लेकिन जो मैग्नीशियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम है, ये आपका चाकू से आप कट कर सकते हैं, ठीक है। सारे मेटल्स आपके गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ये आपका बैड कंडक्टर होता है। एक और है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, मैंने क्या बोला, मेटल्स आपके हार्ड होते हैं, तो इन्हें मेल्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हीट ज्यादा देना पड़ेगा। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, कैसा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट इन बॉइलिंग, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन होगा, क्यों एक्सेप्शन होगा, क्योंकि देखिए जब ये हार्ड था तो चलो आपने हीट ज्यादा दिया तो मेल्टिंग पॉइंट इसका बढ़ गया, ठीक है। लेकिन जो आपका पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और लिथियम है, ये तो आपके ऑलरेडी सॉफ्ट होते हैं ना, तो इसके लिए तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा, कम होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो सारे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, लेकिन इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉफ्ट होते हैं, ये जल्दी मेल्ट हो जाएंगे अगर ये सॉफ्ट है तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हैं आपकी मेटल्स की प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है, आपकी मेटल्स की प्रॉपर्टी। अब हम देख लेते हैं नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होगा, जो कि मैंने अभी बताया, जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन करता होगा, क्या करता होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करता होगा, या फिर इसके जो आयंस होंगे वो क्या होंगे, निगेटिवली चार्ज्ड, क्या होंगे आयंस, आयंस इसके होंगे निगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। ये होगा आपका नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के अंदर नॉन लस्टर मीन्स के शाइन नहीं करते, ठीक है। मेटल्स आपके कैसे थे, मेटल्स आपके शाइन करते थे, लेकिन जो आपका नॉन मेटल्स है ये आपका शाइन नहीं करता, नॉन शाइनिंग, ठीक है। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो आपका शाइन करता है, जैसे कि आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, आयोडीन में शाइनी सरफेसेस देखे जाते हैं, लेकिन आयोडीन आपका क्या है, नॉन मेटल। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो देखिए लस्ट्रस में मेटल में कोई एक्सेप्शन था नहीं था, लेकिन नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है कि आयोडीन जो है ना वो शाइन करता है, लेकिन वो क्योंकि नॉन मेटल है, ठीक है। और देखिए, और ये है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली आपके, नॉन मेटल्स जनरली आर सॉलिड और गैस, ठीक है, ये सॉलिड या फिर गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि एक नॉन मेटल आपका ऐसा है जो आपका लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, वो क्या है आपका, वो है आपका ब्रोमीन, ठीक है। ये एक्सेप्शन ही आपको याद करना है, ठीक है। ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में आपका पाया जाता है, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो हमने मेटल्स में हमने पढ़ा था मेलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक है। तो नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, ना ही तो इन्हें आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ना ही ये क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ना ही ये डक्टाइल होते हैं। आपने नॉन मेटल्स में ज्यादा ठोका पीटी की तो ये टूट जाएंगे, तो इसीलिए ये कैसे होते हैं, ये ब्रिटल नेचर के होते हैं या फिर ये रिजिड होते हैं, ठीक है। ये टूट जाते हैं, ठीक है, ये टूट सकते हैं। लेकिन आप अगर चाहें कि इन्हें बेंड कर दें, इन्हें पतली शीट में बदल लें, इन्हें लंबे लंबे वायर्स में बदल लें, तो आप नॉन मेटल्स को ऐसे नहीं कन्वर्ट कर सकते। अब देखिए कंडक्टिविटी की बात कर देते हैं, तो नॉन मेटल्स आपके कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मीन्स
ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते, नॉन मेटल्स आपके गुड कंडक्टर नहीं होते। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन पाया जाता है। एक्सेप्शन आपका क्या है? एक्सेप्शन है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ग्रेफाइट कहता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स में हम देखिए, मेटल्स में हमने क्या देखा था कि उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स आपके सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स कैसे थे? मेटल्स आपके हार्ड थे। तो नॉन मेटल्स कैसे हैं? नॉन मेटल्स आपके सॉफ्ट होंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन पाया जाता है जो होता है डायमंड। डायमंड आपका कैसा होता है? डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है। ठीक है, डायमंड क्या है? आपका हार्ड होता है। डायमंड आपका हार्ड होता है। ठीक है। अब देखिए, नॉन मेटल आपके क्या है? सॉफ्ट है। तो इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन एक्सेप्शन आपका क्या होगा? एक्सेप्शन होगा आपका डायमंड। क्यों? डायमंड आपका हार्ड है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस ही हैं जो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिए एक टेबल बना के, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। अब देखिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये जो हमने अभी तक पढ़ी है ना, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक ठीक है, कि देखने में कैसे लगते हैं, है ना, और लस्ट्रस है कि नहीं है, इन्हें फोका पीटी करें तो इनका नेचर कैसा होता है। लेकिन कुछ यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कि जब आप इनमें केमिकली रिएक्शंस करेंगे तो मेटल के हिसाब से रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनकी हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे कि पहली जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो ये है कि जब आप मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, और एक तरफ हम बात कर लेते हैं कि नॉन मेटल जब आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तब क्या होता है? नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए जब आप मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? तो एक मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल को जब आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बनता है? इसका मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होता है? अब देखिए, जैसे कि मेटल को ही ले लेते हैं, जैसे कि जिंक। ठीक है, तो जब आपने जिंक को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, देखिए जिंक जिंक क्या करता है? जिंक आपका Zn2 नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, मीन के दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। लेकिन आपका ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन टू नेगेटिव होता है, मीन के दो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। ठीक है, अब देखिए Zn का ये जो टू है O के नीचे जाएगा। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो देखिए। और ऑक्सीजन का टू नेगेटिव Zn के नीचे जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बना? ZnO। ठीक है, मीन जिंक ऑक्साइड। क्या बना? जिंक ऑक्साइड। अब देखिए इसी तरीके से हम लिथियम की एक बार रिएक्ट करवा, लिथियम को फॉर एग्जाम्पल आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, लिथियम क्या होता है? Li प्लस। ऑक्सीजन क्या होता है? O2 नेगेटिव। तो O का 2 नेगेटिव कहाँ आएगा? लिथियम के नीचे। ठीक है, Li2O। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका लिथियम ऑक्साइड। तो देखिए जब आपके तो मेटल्स होते हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर आप नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो जब ये आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये भी क्या बनाएंगे? ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ये क्या बनाएगा? ये भी एक नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन फर्क क्या होता है ये देखते हैं। इसका जो ऑक्साइड बनता है, मीन जैसे जिंक ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, जितने भी ये तो मेटल के ऑक्साइड बन रहे हैं, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? ये बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक या फिर न्यूट्रल। ठीक है, इसका नेचर आपका बेसिक नहीं होता। ठीक है, एसिडिक नेचर का क्या मतलब है? जैसे ये मतलब है कि जब आप जिंक ऑक्साइड को वाटर के साथ डिजोल्व करवाएंगे, वाटर में हम जिंक ऑक्साइड को मिलाएंगे तो ये क्या बनाएगा? जिंक हाइड्रो ऑक्साइड बना, क्या बना देगा? हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है? हाइड्रो ऑक्साइड आपका होता है OH, और उस पे कितनी पावर होती है? -1। ठीक है, लेकिन जब आप नॉन मेटल को वाटर में मिलाते हैं, तो वाटर में मिलाते हैं तो ये एसिड बना देता है। ये क्या बना देता है? एसिड। जैसे कि SO2। ठीक है, SO2 जब आपने H2O में बनाया तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा H2SO3, मीन्स सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड।
तो देखिए हाइड्रोक्साइड मीन्स OH आ रहा है, OH का मतलब क्या है बेस, ठीक है, और H का मतलब क्या है एसिड, ठीक है। तो इसलिए जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक या फिर न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या देगा वो तो हमने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती है। मेटल ऑक्साइड का मतलब समझ रहे हैं, मेटल ऑक्साइड का मतलब जब आपने मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो जो आपकी ऑक्साइड बन के आई, ठीक है। जैसे जिंक का आपने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ करवाया तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड बन गया। लेकिन जब आपने सल्फर का ऑक्सीजन के साथ करवाया, सल्फर क्या है आपकी नॉन मेटल, तो ये क्या बना, ये बना सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड बना। जब आप इस जिंक ऑक्साइड की बात करते हैं ये क्या होती है, ये बेसिक इन नेचर होती है। लेकिन जो आपका SO2 होता है ये आपका एसिडिक इन नेचर होता है, ये अभी हमने पढ़ा, एसिडिक या फिर न्यूट्रल, एसिडिक या फिर न्यूट्रल। तो देखिए अगर ऑप्शन आए कि नॉन मेटल ऑक्साइड कैसी होती है, बेसिक, एसिडिक या फिर न्यूट्रल, तो आपको किस पे टिक लगाना है, एसिडिक और न्यूट्रल पे, ठीक है। A एंड B का बोथ का ऑप्शन वहां पे कहीं ना कहीं मिलता होगा आपको, ठीक है। अब जैसे न्यूट्रल कैसी होती है, देखो न्यूट्रल कैसी होती है, जैसे C+ क्या बनाएगा आपका CO। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपकी क्या होती है, ये आपकी न्यूट्रल होती है, ठीक है, ये क्या होती है आपकी न्यूट्रल। कार्बन क्या है, कार्बन आपका नॉन मेटल है, ठीक है। देखिए और एक चीज बात कर लेते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होती है इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे अभी एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होती है, मेटल ऑक्साइड कैसी होती है, बेसिक होती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है, एक्सेप्शन आपको याद ही करने पड़ते हैं। एक्सेप्शन क्या है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है, मीन्स जब आप एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं या फिर जब आप जिंक ऑक्साइड का रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें आपको एसिड और बेसिक दोनों चीजें मिलती हैं, एसिड और बेसिक दोनों चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो एसिड और बेसिक जब दोनों प्रॉपर्टीज किसी में पाई जाती है इसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। तो आप या तो एम्फोटेरिक याद कर लीजिए या फिर एसिड एंड बेसिक याद कर लीजिए। तो देखिए मैंने क्या बताया कि जनरली जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक के साथ ये एसिड और बेस दोनों होते हैं, एल्यूमिनियम और जिंक के साथ ये एसिड और बेस दोनों होता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर में। मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल का मतलब क्या है, इनसॉल्युबल का मतलब है ये नॉट डिसॉल्व, ये डिसॉल्व नहीं होते वाटर में, ठीक है, नॉट डिसॉल्व इन वाटर। जैसे अभी मैंने क्या किया था, मैंने जिंक ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया था और जिंक हाइड्रो ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, मीन्स वाटर में ये पूरी तरीके से घुलते नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शन है, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड आपका डिसॉल्व हो जाता है। मीन्स जब आप सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन करवाते हैं तो आपका ये डिसॉल्व हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि सोडियम और जो पोटेशियम होता है ना आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। जो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है उसमें आपका सोडियम और पोटेशियम सबसे ऊपर आता है, ठीक है। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये एयर में भी क्या करता है, फायर को कैच कर लेता है, ये एयर में भी फायर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए क्योंकि ये आपसे वो पूछता है, ठीक है, ये आपसे वो पूछता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है, तो उसमें आपको लिखना है सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। एक चीज और है, एक चीज ये है कि जो कॉपर जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। जो कॉपर ऑक्साइड होती है ये ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक ऑक्साइड होती है, ये कैसी होती है, ये आपकी एक ब्लैक ऑक्साइड होती है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ लिया कि रिएक्शंस विद ऑक्सीजन। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि जब आपके मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, जब आपके मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक तरफ लिख लेते हैं मेटल्स, ठीक है, जो मेटल बताते हैं जब रिएक्ट विद वाटर होता है तो क्या क्या आपको देखने को मिलता है। जैसे मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो देखिए जब आपके मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड तो बनाते ही बनाते हैं, साथ साथ में ये हाइड्रोजन गैस को भी इवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस को भी इवॉल्व करते हैं। जैसे कि कोई भी मेटल होता है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये एमकॉर क्या है, एमकॉर कोई भी मेटल है जैसे कि
पोटेशियम मान लीजिए, सोडियम मान लीजिए, कोई भी मेटल मान लीजिए, ठीक है? तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, जैसे मान के चलते हैं, एक यहाँ पे मेटल को लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम प्लस H2O क्या बनेगा? ये पहले तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड अभी हमने पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, और साथ-साथ में इसमें हाइड्रोजन गैस एक्स्ट्रा निकलती है। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इसमें यहाँ पे निकलती है, ठीक है? हाइड्रोजन गैस इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा निकलती है। लेकिन जब अभी जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे थे, तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही थी, तो क्या मिल रहा था? सिर्फ और सिर्फ हमें ये मिल रहा था, सॉरी ये मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बना दिया। ये क्या निकलेगा? ऑक्साइड निकलेगा, K2O। क्या मिलेगा ये? ये मिलेगा आपको K2O। K2O क्यों मिलेगा? क्योंकि ये K2O, क्योंकि पोटेशियम पे +1 होता है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, ठीक है? ये पोटेशियम ऑक्साइड मिला और आपको हाइड्रोजन गैस मिली। और जब आप इस पोटेशियम ऑक्साइड को फर्दर आप H2O में मिला देते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है? देखिए एक चीज आप यहाँ पे फिर से देख लीजिए, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्शंस कर रहे थे तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज मिल रही थी, जो थी आपकी मेटल ऑक्साइड, ठीक है? और नॉन मेटल्स में भी आपको मेटल ऑक्साइड मिल रही थी, ठीक है? लेकिन जब हम यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपकी H2 गैस और मिल रही है। ऑक्साइड तो आपको मिल ही रहा है और आपको साथ-साथ में H2 गैस भी मिलती है। ये चीज़ें बस आपको यहाँ पे याद करनी है कि मेटल्स के साथ जब आप रिएक्ट करते हैं, ये इसलिए याद करना है क्योंकि देखिए, होता क्या है, आपको रिएक्शन उसने आपको दे दी, आपको पता ही नहीं कि मुझे बनाना क्या है, ठीक है? आपको पता ही नहीं कि मुझे बनाना क्या है, तो आप क्या करते हैं कि फिर कोई भी रिएक्शन कर देते हैं। लेकिन जब आपको ये पता है कि ठीक है, मेटल के साथ क्या है, ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो आप क्या करेंगे, तो आप वहाँ पे इसी तरीके से रिएक्शंस को कर लेंगे। अगर आप नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल देखिए, नॉन मेटल में क्या प्रॉपर्टी होती है कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है? नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है? नॉन मेटल्स आपके वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, इसीलिए नॉन मेटल्स को वाटर में स्टोर करके भी रखा जाता है, ठीक है? नॉन मेटल्स को वाटर में स्टोर करके भी रखा जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, फॉस्फोरस, ठीक है? वैसे तो नॉन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते ही नहीं है, ठीक है? ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है? लेकिन जो फास्फोरस है आपका, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है? वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, ठीक है? इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्टोर करके रखते हैं वाटर में, ठीक है? अभी देखिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था? हमने मेटल में ये चीज़ पढ़ी थी कि पोटेशियम एंड सोडियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आप खुले में रखेंगे तो वो एकदम से फायर पकड़ लेता है, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे फास्फोरस के लिए, फास्फोरस क्या है? फायर पकड़ लेता है, इसलिए इसको हम लोग कहाँ स्टोर करके रखते हैं? वाटर में, क्यों? क्योंकि वाटर में रिएक्ट ही नहीं करता। अगर ये रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर हम इसे वाटर में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक चीज़ पढ़नी है, जो कि वो मेटल में पढ़नी है, क्योंकि नॉन मेटल तो रिएक्ट ही नहीं करता, तो उसकी हम क्या ही प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक है? तो मेटल में हमने क्या पढ़ा? मेटल में हमने ये पढ़ा कि जब मेटल आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो मेटल ऑक्साइड तो बनाते ही बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकालता है, ठीक है? अब देखिए, जो आपकी जो एक रिएक्टिव की सीरीज़ है, वो यहाँ पे लिख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। देखिए, रिएक्टिव की सीरीज़ क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, जिंक, आयरन, लीड लीड, ठीक है? और इसके बाद आपका आता है हाइड्रोजन, ठीक है? हाइड्रोजन के जितने भी नीचे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है? जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं? ये लेस रिएक्टिव होते हैं। और जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले होते हैं, ये क्या होते हैं? ये आपके मोस्ट रिएक्टिव। तो देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा? हमें यहाँ पे जो जरूरी है वो ये पढ़ना है कि रिएक्टिविटी सीरीज से हम यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन कैसे कर पाएंगे, ठीक है? रिएक्टिविटी सीरीज की हम यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन कैसे कर पाएंगे? जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है? अब देखिए, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो आपका पोटेशियम एंड सोडियम है, ये क्या है? ये आपका मोस्ट रिएक्टिव है। ये क्या है आपका? मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है? और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम भी रिएक्टिव है, लेकिन थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है इसके कंपेयर में, ठीक है? और फिर उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ठीक है? ये मैं क्यों करा रही हूँ, ये देखिए, मैंने अभी क्या बताया? मैंने अभी ये बोला कि जब आपका मेटल्स जो होते हैं, वो क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है? क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है मेटल का,
मेटल का ऑक्साइड बनाता है और H2 को गैस को निकालता है। अब देखिए, ये जो पोटेशियम और सोडियम है, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है वो देखते हैं। जो आपका जो पोटेशियम और सोडियम है, ये इतना हाईली रिएक्टिव होता है, ये इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना, तो बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पे छोड़ता है, बहुत ज़्यादा हीट आपके देता है। मीन्स जो रिएक्शंस आपकी ऐसी होती है जिसमें हीट निकलती है, वो रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जो जब हम करते हैं तो जिसमें क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है? इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि पोटेशियम और सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ये फायर को, ये जो आपका H2 होता है, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये क्या करती है कि एकदम से फायर को प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है? मैंने क्या बोला? मैंने बोला H2 गैस निकलती है और जो आपकी हीट है वो गैस के फॉर्म में ही तो निकलेगी ना। हीट जो है वो आपकी गैस के फॉर्म में ही तो निकलेगी। तो इतनी ज़्यादा हीट निकलती है, ये जो H2 होती है ये क्या करती है? ये फायर कैच कर लेती है। ठीक है? ये किसके लिए है? पोटेशियम और सोडियम क्या करता है? H2 गैस आपकी फायर पकड़ लेती है। कब? जब ये मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते कि वो एकदम से फायर पकड़ लें। क्या करें? एकदम से फायर पकड़ लें। तो ये जो रिएक्शंस होती है, ये रिएक्शन होती है बहुत शांत रिएक्शन होती है, इतनी ज़्यादा वायोलेंट नहीं होती है, इतनी ज़्यादा एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस नहीं करती। इसीलिए जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट करते हैं। क्या करते हैं? फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है? फ्लोट्स ऑन वाटर। ये क्यों? देखिए ये लिखा होगा आपकी एनसीईआरटी की बुक में जाके देखिए, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है? एल्यूमीनियम, जिंक और आयरन की बात करते हैं तो ये कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। डू नॉट रिएक्ट विद डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। ठीक है? देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल रही हूँ कि जो आपका पोटेशियम है ना, जो आपका पोटेशियम है और जो आपका सोडियम है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इतना हाईली रिएक्टिव होता है और इतनी इतनी ज़्यादा ये हीट देता है तो इसको हम ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है? और एल्यूमीनियम, जिंक और आयरन की बात करें तो ना ही तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ना ही ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ये किसके साथ रिएक्ट करता है? ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। स्टीम भी एक तरीके की वाटर ही है, लेकिन ये किसके साथ रिएक्ट करता है? ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और ये क्या दे देता है? सेम सेम देगा, जैसे एल्यूमीनियम ऑक्साइड दे देगा और वो हाइड्रोजन गैस दे देगा। जिंक के साथ करोगे तो जिंक ऑक्साइड दे देगा और हाइड्रोजन गैस दे देगा। आयरन के साथ करोगे तो आयरन ऑक्साइड दे देगा, Fe2O3 और हाइड्रोजन गैस दे देगा। ठीक है? और ये जो नीचे के है ना, Pb और ये बचे हुए, ठीक है? ये क्या H तो लेंगे ही नहीं क्योंकि H क्या, H तो H2O ही है ना। तो लीड, कॉपर एंड मरकरी, ठीक है? लीड, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, ये क्या करते हैं? ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं वाटर के साथ। डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड देता है और जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी देता है। ठीक है? और हाइड्रोजन गैस कब फायर पकड़ता है, कब नहीं पकड़ता है, वो मैंने यहाँ पे आपको सिखा दिया है। ठीक है? एक चीज और आपको पढ़नी है केमिकल कंपोजिशन में, वो ये कि जब मेटल या नॉन मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्या करता है? रिएक्ट विद एसिड, रिएक्ट विद एसिड, ये और पढ़ लेते हैं। ठीक है? तो एक तरफ लिख लेते हैं मेटल्स और एक तरफ लिख लेते हैं नॉन मेटल्स। देखिए, जब मेटल्स आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की, ठीक है? और एसिड कोई ले लेते हैं जैसे कि HCl। HCl आपका क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मैं ऊपर लिख देती हूँ सब के नाम। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है? H2SO4 आपका क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक क्यों? क्योंकि इसमें सल्फर है। HNO3 क्या है आपका? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है। नाइट्रिक एसिड। ठीक है? ये आपके 3 एसिड की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए आपने क्या किया, मैग्नीशियम को आपने HCl के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या बना? MgCl2। तो क्यों? क्योंकि Cl पे होता है -1 और Mg आपका 2 पॉजिटिव होता है।
ठीक है, ये कैसे होता है? ये वैसे ही होता है जैसे मैंने आपको दिखाया। Mg क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। प्लस क्या? प्लस क्या देगा? प्लस ये हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे रिलीज़। ठीक है, ये तो होता है आपका एसिड के साथ रिएक्शन। सेम अभी हमने पढ़ा था वाटर के साथ, उसमें भी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, बस यहाँ पे क्या बन रहा था? यहाँ पे ऑक्साइड बन रहा था। तो MgCl2 आपका क्या होता है? सॉल्ट। क्या होता है आपका? सॉल्ट। तो देखिए, जब आपका मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और आपका H2 गैस निकलता है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हमें जो याद करने की है वो हम याद कर लेते हैं। क्या? कि जो आपका कॉपर होता है, जो आपका जो कॉपर होता है मीन्स जो आपका Cu होता है, वो डज नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट HCl। ये HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, डज नॉट रिएक्ट विद HCl। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। जो कॉपर है आपका वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये किसके साथ रिएक्ट करता है? कॉपर आपका H2SO4 के साथ रिएक्ट कर देगा और आपका HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, रिएक्ट करके देख लो कैसे बनेगा। जैसे कि कॉपर जब आपने H2SO4 के साथ रिएक्ट करा है तो क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस H2 गैस निकल जाएगी। इसी तरीके से कॉपर आपने किसके साथ रिएक्ट करवाया? HNO3 के साथ, तो क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट NO3 2 NO3 2 क्योंकि इस NO3 पे पूरा 1 नेगेटिव होता है। ठीक है, नाइट्रेट पे पूरा 1 नेगेटिव होता है और H2 गैस यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो कॉपर आपका किसके साथ रिएक्ट नहीं करता? HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। दूसरी एक चीज और आपको यहाँ पे याद करनी है, वो क्या करनी है? कि नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल रिएक्ट, नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल जो है ना आपके रिएक्ट नहीं करते, H2 गैस नहीं देते। क्या मैं बोल रही हूँ? मैं ये बोल रही हूँ कि विद नाइट्रिक एसिड मेटल्स जो है ना आपके, मेटल्स डू नॉट इवॉल्व H2 गैस। H2 गैस। जैसे मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जब आपने मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट किया तो H2 गैस निकल रही है और सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल जो है ना H2 गैस नहीं बनाते। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पे है। एक्सेप्शन क्या है? ये एक्सेप्शन भी तो बहुत जरूरी है। एक्सेप्शन क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। मैंगनीज आपका क्या होता है? Mn। ठीक है, मैंगनीज जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो H2 गैस दे देता है। ठीक है, क्या पढ़ा मैंने? मैंने ये पढ़ा कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस देते हैं और सॉल्ट देते हैं, लेकिन जो कॉपर है आपका वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, पहली चीज हमने ये पढ़ी। दूसरी क्या पढ़ी? कि नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल H2 गैस नहीं देते, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? कि मैग्नीशियम दे देता है, मैग्नीशियम आपका दे देता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ लेते हैं नॉन मेटल्स जब आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। तो देखिए, जब आपके सेम नॉन मेटल्स में भी यही है कि जब आपके सेम नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो इसी तरीके से सॉल्ट एंड H2 गैस यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए यहाँ पे, जो यहाँ आपको यहाँ पे पढ़नी है। मैं एक चीज और यहाँ पे लिखा देती हूँ आपको कि मैंने जैसे अभी बोला यहाँ पे कि नाइट्रेट मीन्स ये जो NO3 है, NO3 जो है इससे क्या होता है? 1 नेगेटिव का साइन होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रेट। ठीक है, मैंने जैसे बोला CuNO3, ये क्या बना? कॉपर नाइट्रेट। ये क्या बना? कॉपर नाइट्रेट बना। ये क्या बना? कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट का मतलब है NO3 पे कितना साइन होता है? 1। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें अगर आप, SO4 पे 2 नेगेटिव का साइन होता है। क्यों? क्योंकि H2, ये 2 कहाँ से है? ये SO4 पे 2 नेगेटिव ही तो होगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सल्फेट। इसको हम क्या बोलते हैं? सल्फेट। और Cl नेगेटिव क्या होता है? Cl नेगेटिव होता है आपका फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का फ्लोरेट, फ्लोरिक। ठीक है, फ्लोरिक। तो ये होता है आपका NO3 नेगेटिव, SO2 नेगेटिव और सल्फेट। ये आपने क्या पढ़ लिया? ये आपने पढ़ लिया कि मेटल्स आपके एसिड और उसके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब देखिए, मेटल्स का आपने एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ लिया, तो मेटल्स का बेस के साथ रिएक्शन भी पढ़ लेते हैं। नॉन मेटल का नहीं पढ़ना है। तो एक चीज बस याद करनी है कि जब मेटल्स आपके बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल्स रिएक्ट विद बेस, तो क्या देते हैं? तो जो यहाँ पे एक पॉप साउंड आपको आता है। क्या आता है? एक पॉप साउंड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो H2 गैस के इवॉल्व होने की वजह से होता है। जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो आपकी H2 गैस यहाँ पे निकलती है, ये क्या देती है? ये पॉप साउंड देती है। बस ये आता है। अब देखिए, यहाँ पे ये मत कंफ्यूज है कि बेस और एसिड क्या होता है। देखिए, बेस और एसिड पता लगाने का एक तरीका छोटा सा बता देती हूँ कि एसिड में H पॉजिटिव आयन पाए जाते हैं और बेस में आपके OH नेगेटिव आयन पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि
KOH, QH क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लिख देती हूँ ताकि आगे के सारे आप देखें। क्या होता है ये? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और HCl, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए QH में क्या शामिल है? OH। और HCl में क्या है? H। ठीक है। तो QH क्या है आपका? बेस। और एसिड क्या है आपका? H पॉजिटिव। ठीक है। और जब आप एसिड प्लस बेस करते हैं, मीन्स जब आप एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर कैसे? जब आपने HCl प्लस KOH किया तो क्या मिला? KCl। क्या मिला? KCl प्लस H2O। KCl आपका क्या है? सॉल्ट। H2O क्या है आपका? वाटर। ठीक है। तो ये पूरा मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में था। होप आपको ये समझ में आ गया। मेटेलाइट्स क्या होते हैं? बहुत इजी है। मेटेलाइट्स होते हैं जिनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी देखी जाती है। ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जिनके अंदर बोथ प्रॉपर्टीज यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है। तो मेटेलाइट्स के एग्जांपल क्या होंगे? जैसे मैंने आपको बताया था, जो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और जो 4 इलेक्ट्रॉन आपके ले भी सकते हैं, ऐसे ये क्या होते हैं? उनको हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स। उनको हम क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आपका जर्मेनियम। क्या है? जर्मेनियम। गैलियम। ठीक है। एक्सेट्रा। ये मेटेलाइट्स आपके कहाँ यूज होते हैं? ये बैटरी वगैरह में यूज हो जाते हैं। ये सिलिकॉन वगैरह की बैटरी यूज होती है ना, तो ये वहां पे आपके यूज हो जाते हैं। तो देखिए इतना ही था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। और ये थी आपकी प्रॉपर्टीज पूरी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें हम थोड़े टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, जो होगा आपका सस्पेंशन या कोलॉइड्स वगैरह क्या होता है। ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।